तो भारत के लोग खुद ही मानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जाहिल है। लेकिन एक सेकंड, दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि जंगें बढ़ें। हम जानते हैं कि मोदी को एक जंगी जुनून है। ये जो लोग हैं दुनिया में जो बड़े ताकतवर समझते हैं अपने आप को, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, नरेंद्र सिंह मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके ऊपर जंगी जुनून सवार है। और लेट्स स्टार्ट विद मोदी। मुनव्वर हुसैन पंवर साहब, मोदी की करंट सिचुएशन, क्या इंडिया ने कोई सबक सीखा या नहीं, या फिर एक और सबक उनको सिखाना पड़ेगा? पंवर साहब, यू विल स्टार्ट सर। मोदी की जो हुकूमत है वो एक मजहबी मंत्रा के ऊपर है जिसे हिंदुत्वा कहते हैं, और मैं इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो मुदित्वा है। हिंदुत्वा तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में भी था, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी था। इस वक्त 3R फिनोमेना मोदी की पॉलिसी में नजर आ रहा है कि रिएक्टिव पॉलिसीज हैं, रिप्रेसिव हैं और रिपल्सिव हैं। गजब बेइज्जती है। और वो दरेक इससे नहीं करते कि वो अपने लोगों पे हथियार चलाते हैं, खित्ते के ममालिक के अंदर इंटरवेंशंस करते हैं, या फिर एक रीजन का या दुनिया का अमन खराब करते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उनका मकसद एक ही है। बदकिस्मती से जो वॉशिंगटन डीसी में भी जो लोग बैठे हैं, जिसके बारे में जॉन मिरशाइवर कहता है कि बंच ऑफ फूल्स दे आर सिटिंग इन द व्हाइट हाउस, जो अपने ही पांवों पे खुद शूट कर रहे हैं। इसी तरह से जो भारत के अंदर रिजीम है और बदकिस्मती से जो इजराइल के अंदर नेतन्याहू जो बैठा है, इन तीनों ने मुल्कों की, अपनी ममालिक की तकदीर को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस से नीचे गिर पड़ा है। इंडिया के बारे में अब ये तशवीश है कि वो टूटने की तरफ जा रहा है। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी कहूं तो शायद ये गलत होगा, कहेंगे कि जज्बाती है। अदरवाइज जो खशवत सिंह उनके बड़े नोन नॉवेलिस्ट हैं, 2003 में उन्होंने एंड टू द इंडिया किताब लिखी। उन्होंने कहा ये जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, अगर ये जारी रहा तो भारत की इकाई मुश्किल में पड़ जाएगी। अवैध शुक्ला ने किताब लिखी है कि जो डेमोक्रेसी है उसका टाइटल है डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो वो हमें नजर आ रही है जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके अलावा होली काउज एंड एक्सपेंशन ऑफ बफर जोन उन्होंने किताब रिसेंटली लिखी है, जिसमें वो कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ इंडिया से जो बफर जोन है वो साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अब साउथ इंडिया जो है वो लिबरल भी है, और साउथ इंडिया जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का इंजन है। अगर उसके अंदर भी ये बफर जोन और ये मजहबी इंतहा पसंदी आ जाती है तो भारत गलत रास्ते पे जाएगा। समझ रहे हो? भारत इस सारी खामियों को छुपाने के लिए अपने पड़ोसी ममालिक पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बनाता है। आपको याद होगा EU डिसइंफो पकड़ी गई, और आपको यह भी याद होगा कि जॉर्ज शारो ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा तो मोदी के साथ है। करेक्ट। और फिर आपको चंद दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड रमेश पवार हैं, इस बात को उन्होंने तस्लीम किया। अजीत डोवल ने इस बात का कई दफा जिक्र किया। उनके एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, वो बड़े फनफनाते फिरते हैं। तू समझा? उन्होंने कई दफा इस बात को का इजहार किया है। आपने अपने सोशल मीडिया पर बताया था अजीत डोवल जब सऊदी अरब पहुंचा तो उसको रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट स्टाफ आ गए थे और बड़ी उनकी इज्जत अफजाई हुई वहां पे। अब ब्रिगेडियर साहब, अ फ्यू वर्ड्स ऑन पाकिस्तान सक्सेस। हमने जो कामयाबी समेटी है और के हाल पर भी कुछ बताइएगा। क्या बोला? क्या बोला? ब्रिगेडियर हारिस नवाज। ये पहलगाम में ये एक जो स्टेज ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मैं तो ये कहूँगा कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए इंडिया का कि वहाँ से पाकिस्तान का जंप ऑफ स्टार्ट शुरू हुआ, और आज जिस स्टेज के ऊपर हम हैं, आसमान की बुलंदियों पर हैं और इंडिया समुंदर की गहराइयों में दफन हुआ। बिकॉज वहाँ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठ बोला, 10 मिनट में FIR काट दी, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना इंक्वायरी की। हमने दुनिया ने सब दुनिया ने कहा जी इसकी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। वी सेड हमें एक्शनेबल एविडेंस दें, वी विल टेक एक्शन अगर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो भी नहीं की। उसके बाद आपके सामने कि जितना हमने कहा उसके बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। खाना ये लगाया कि हम आपकी जो टेररिस्ट कैंप से जा रहे, जबकि मस्जिदों पे, औरतों बच्चों पे अटैक कर दिया है। भावलपुर में, मुरीदके में, कहाँ अगर आपको अच्छी तरह याद हो, हर जगह पे उन्होंने अटैक किया।
नाउ वेट विल टेल यू। और फिर जो इनको हमने को हाल किया ना इनकी फौज का नहीं। और इनके ऊपर जो हमने मिसाइल किए मारे इनको, उसके बाद इनके ऊपर साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनके जहाज गिरा लिए 8, हम इससे ज्यादा गिरा सकते थे। और क्रेडिट दें फील्ड मार्शल यासिर मुनीर को कि उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों के मुताबिक पूरी कौम को इकट्ठा किया। और उसके बाद जब हमने बिलान मरसूख में अटैक किया तो ये 2 दिन के अंदर इनको जो शिकस्त फाश हुई, ये आपको याद होगा, ये पहुंच गए जाके अमेरिका के बाद तो खुदा के लिए हमें पाकिस्तान से बचाओ, हमारा बुरा हाल हो गया है। हमने इनकी, अगर याद हो, ग्रेड्स इनके 70% न्यू दिल्ली अंधेरे में चला गया। इनकी हमने कोर चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग और कोर कमांड हमने वो हैक कर ली। यहां तक हमने फिर इनके S-400 हमने उड़ा दिए, इनके एमुनिशन डप उड़ा दिए, एयर बेस जहां जहां थे इन्होंने हमारे मिसाइल फायर सारे हमने उड़ा के रख दिए। तो इसके बाद जो हमारा हुआ कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, इंडिया आइसोलेट हो गया। उसके बाद आप देख लें कि हम इस वक्त जो हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, दुनिया हमारे से स्ट्रेटेजिक मुआहदे करने चाह रही है, बातचीत करना चाह रही है। नहीं। हम उसके बाद अब आप पीस कीपिंग में देख लें, हमने दुनिया को बता दी कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री, पीस कीपर है। और एक छोटा मुल्क सुपर पावर का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईरान का जो एक 47 साल से आपस में दुश्मनी थी, वो हमने उनको एक छत में एक कमरे में लाके बिठा दिया। वॉशिंगटन की फजा में इंडिया की गूंज सुनाई देती थी जब डोनाल्ड ट्रंप के लबों पर भारत की तारीफें किसी मुसलसल तराने की तरह जारी रहती थी। अच्छा, जब सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, अजीम पार्टनर और उभरती हुई ताकत जैसे अलकाबात अमरीकी बयानिए का हिस्सा बन चुके थे। अच्छा, उस दौर में भारत को सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ख्वाब के तौर पर पेश किया जा रहा था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें एशिया का तवाज़ुन नई दिल्ली के पलड़े में झुकता नजर आता था। अच्छा, मगर तारीख के धारे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी कभी एक वाकया, एक मार्का, एक लम्हा पूरे बयानिए को बदल देता है। और फिर वो लम्हा आया, एक ऐसा मार्का जिसमें दावे टूटे, गरूर बिखरा और हकीकत ने प्रोपेगेंडे का चेहरा नोच डाला। वो मार्का जिसमें भारत को पाकिस्तान के हाथों ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इसकी गूंज सिर्फ मैदाने जंग तक महदूद न रही बल्कि आलमी सियासत के ऐवानों तक सुनाई दी। वही ट्रंप जो कभी भारत की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता था, अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक नए अंदाज में सामने आता है, एक ऐसा अंदाज जिसमें तारीफ की जगह तंज ने ले ली और तारीफों के पुल की जगह सवालिया निशान खड़े हो गए। और यह तब्दीली किसी सफारती आदाब के पर्दे में नहीं बल्कि खुलेआम, दो टोर, बेलाग अंदाज में जाहिर हुई। ट्रंप ने इस मार्के के बाद भारत को जिस तरह मुखातिब करना शुरू किया वो महज तनकीद नहीं थी बल्कि एक तरह की अवामी तजलील थी। रोज गिरने वाले तैयारों का जिक्र, और वो भी गिन गिन कर। किसी हादसाती बयान का हिस्सा नहीं था बल्कि एक सोचा समझा पैगाम था। एक ऐसा पैगाम जिसमें यह बताया जा रहा था कि जो मुल्क खुद को खित्ते के सुपर पावर समझता था वो अपनी बुनियादी दिफाई सलाहियतों में भी नाकाम नजर आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जब भारतीय मीडिया के चेहरों पर पहली बार वाज़े बेचैनी दिखाई दी, वो मीडिया जो कभी ट्रंप के हर जुमले को स्ट्रेटेजिक कामयाबी बनाकर पेश करता था, अब इन्हीं जुमलों से जख्म खा रहा था। समझ रहे हो? फिर अगला वार आया और यह भी पहले से ज्यादा गहरा था। भारत की शाइनिंग इकोनॉमी जो बरसों से एक नारे, एक ख्वाब और एक आलमी बयानिए के तौर पर बेची जा रही थी, इसे ट्रंप ने एक ही झटके में चैलेंज कर दिया। भारी टैरिफ का ऐलान, फिर इसमें जुज़वी नरमी और साथ ही साथ ऐसी शरायत के गोया नई दिल्ली की मुआशी खुद मुख्तारी किसी और के हाथ में चली गई हो। नहीं।
इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी और आरएसएस और उनके जो हामी मीडिया में उनके जो बगल बच्चा हैं उनको बड़ी परेशानी है कि ये पाकिस्तान को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों मिल रही है। क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का सफारती कद बहुत ज्यादा बुलंद हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को मसला कश्मीर के हल की तरफ भी मुतवज्जा करेगा। और इस वक्त अमरीकी मीडिया में, यूरोपीय मीडिया में, जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है वहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ है और उस पर बड़ी बहस हो रही है कि ये पाकिस्तान जो है जिसको हम सिर्फ कुछ अर्सा पहले तक इतनी अहमियत नहीं देते थे, ये इतना अहम क्यों हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरह भारत के बारे में और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में किस तरह की गलत बातें बोल रहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग और पाकिस्तान की जो सरकार है वो पिछले कुछ दिनों से, जब से ट्रंप ने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, तब से ये इतना उड़ रहे हैं कि इन्हें लगता है पूरी दुनिया के ये भगवान बन चुके हैं। तो ये आतंकी, मगर इस तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने कि ये बहुत बड़े पीसफुल कंट्री है, मतलब शांति वार्ता करने वाली कंट्री है। इन्हें को किसी भी तरह का कोई झगड़ा या युद्ध या वॉर इन्हें पसंद नहीं। इस तरह के ये लोग हैं, ऐसा ये दिखा रहे हैं, मगर अंदर से ये लोग क्या है ये सब जानते हैं। सारी कंट्रियाँ जानती है कि ये अंदर से एक आतंकवादी और टेररिस्ट किस्म के लोग हैं। तो दोस्तों, जब से ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, तब से ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान को सर पे चढ़ा रखा है। इस वजह से पाकिस्तान के कुछ लोग इतना उड़ रहे हैं कि बस कुछ पूछो ही मत। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान की हुकूमत या मीडिया वाले अपने मुल्क के हालात, जो गरीबी है, लोगों को 2 टाइम का खाना ठीक से नसीब नहीं हो रहा है, दूसरी बात इन लोगों की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उस पर बात नहीं करेंगे, गरीबी पर बात नहीं करेंगे, लोगों के जो हालात है उस पर बात नहीं करेंगे, मगर बस ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ भारत और मोदी जी के बारे में बातें करते हैं। शायद कभी कभी ऐसा लगता है मोदी जी और भारत के बारे में बातें करने के सिवा इन्हें और कुछ आता ही नहीं है। ये सिर्फ पैनल में इसलिए आते हैं क्योंकि ये भारत के खिलाफ कुछ गलत स्टेटमेंट दे के अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नज़र में बहुत अच्छे साबित हों। दोस्तों, भारत के बारे में बात करने जब तक ये लोग नहीं करते तब तक इन्हें ना ही खाना हजम होता है और ना ही इन्हें नींद आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह मज़ेदार वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।